नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार शायद खुश होंगे। मुख्य परीक्षा पीसीएस के लिए और प्रारंभिक परीक्षा के लिए और आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए, इन तीनों के लिए महिलाओं से संबंधित आंकड़े आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसका जो डेटा है वो आप मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, चाहे आपका सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो। ठीक है, एथिक्स में भी आप लेटेस्ट अपडेट के साथ इन आंकड़ों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आंकड़े ऐसे हैं जो आपको लगभग सभी पेपर में किसी न किसी रूप में आपको मदद करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। और चूंकि ये सारा जो डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये सारा डेटा जो है वो पीआईबी की सरकारी वेबसाइट से लिया गया है, ऑथेंटिक डेटा है। इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका हम प्रेजेंटेशन कैसे करें मेंस में, इसको लेकर के आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले एक रिपोर्ट है जो नीति आयोग ने दो संस्थाओं से मिलकर के, यानी ट्रांस यूनियन सिविल और माइक्रोसेफ कंसल्टिंग के साथ मिलकर के नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है। और वो रिपोर्ट कौन सी है? द सही जर्नी एमपी क्रिसिल फैक्ट बुक 2025 रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट है, बिजनेस स्टैंडर्ड से ये उठाई गई न्यूज है। और इसको जो आप लिखेंगे, इसके डेटा को आप अपने मुख्य परीक्षा के आंसर में प्रयुक्त कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि वर्ष 2019 से 2024 के बीच पूंजी उधार लेने के लिए बैंकों और एजेंसियों से संपर्क करने वाली महिलाओं की संख्या में 3 गुना का इजाफा हुआ है, 3 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है, उधारकर्ता से निर्माता तक भारत की वित्तीय विकास यात्रा में महिलाओं की जो भूमिका शीर्षक से नीति आयोग की एक रिपोर्ट के आंकड़े इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि महिलाओं के निवेश के मामले में, देखो इन्वेस्टमेंट के मामले में कुछ क्षेत्र तो बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। ये मतलब है, अब आप महिला सशक्तिकरण के लिए जो आंकड़े बात करें, जो बात लिखें, जो उदाहरण प्रस्तुत करें, वो लेटेस्ट होने चाहिए। जैसे अब इसमें इन्होंने एसआईपी का भी जिक्र किया है, यानी सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो निवेश कर रही हैं वो म्यूचुअल फंड में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। ध्यान रखिए, निवेश के मामले में और विशेषकर किसमें? म्यूचुअल फंड्स में और एसआईपी में। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के जनवरी अंक तक के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 में पंजीकृत महिला निवेशकों की संख्या, देखो अब ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा महिला सशक्तिकरण के लिए। अब लेटेस्ट डेटा के साथ आप रहिए। अब ये पुराने डेटा कब तो चलते रहेंगे कि प्रौद्योगिकी है, शिक्षा है, वो तो है ही है, वो तो बेस है ही है। नए आंकड़े आप प्रेजेंट करेंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनर के सामने आपकी जब कॉपी जाएगी तो जो नए डेटा और उनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका अच्छा होगा तो निश्चित आप पूरे में से पूरे नंबर ही पा सकते हैं। ठीक है, तो महिला निवेशकों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 24.2% की बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा आप नोट कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र इस मामले में पिछड़ भी गए हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं ना, हम तो जीरो मान लेते हैं, महिला की सशक्तिकरण अब हो ही रहा है। कुछ क्षेत्र में पीछे होंगे, लेकिन जहां आगे हो वहां बात कर लेते हैं। उत्तर भारत में बात करें तो पंजीकृत महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 20.5% है। चूंकि हम इधर रह रहे हैं, हम उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारे लिए डेटा होना चाहिए। दक्षिण में यह आंकड़ा कितना है? 25.9 है। अब अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण की भागीदारी ज्यादा है और उत्तर की कम है। ठीक है, पूर्वी भारत में 26.1% है। उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 18.5% और बिहार 15.7% है। तो ये हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से हम पीछे हैं। लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो महिलाएं इसमें अब बढ़ोतरी या वृद्धि कर रही हैं। ठीक है, प्रगति कर रही हैं। ठीक, अगला की एरिया ऑफ वुमेन एडवांसमेंट, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? अब
जैसे हम बात कर ले इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में क्या है, प्रमोटिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ऐसे लिख सकते हैं। डायग्राम कैसे बनाए, पॉवर्टी के लिए एड्रेसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अफेक्टिंग द वुमेन, एजुकेशन, हेल्थ, वायलेंस एंड आर्म्ड। तो जो आप देख रहे हैं यहां मैं ये चित्र इसलिए दिखा रहा हूं, ये सारा चीज आपको आता है, इकोनॉमिक आ रहा है, तो इकोनॉमिक का चित्र हम कैसे बनाए, यहां तो वुमेन इंपावरमेंट बना ही दिया। अब यहां पर हमने क्या है, ये इस तरह से हमने ये दिखा दिया और इस तरह से दिखा दिया, तो ये सिंबल इकोनॉमिक्स का माना जाता है, ग्रोथ का माना जाता है। और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो जब आप बनाए तो एक सिंपल ये नहीं है कि ये लिख दिया और ऐसा लिख दिया। अब ये जमाने चले गए, ये जमाने चले गए, ये सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत से लोग लिख रहे होंगे। आपको अब यह चित्र किसका बनाना है फास्ट तरीके से, तो आपको मालूम होना चाहिए ये इकोनॉमिक्स का है, जिसमें आप जीडीपी ग्रोथ दिखाते हैं, प्रगति दिखाते हैं। दूसरा पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी में क्या है, पॉवर्टी में आप देखा डॉलर का या रूपी का चिन्ह बना दिया, महिला का चिन्ह बना दिया, तो केवल आप इधर से भी दिखा सकते हैं पॉवर्टी में, ठीक है। एजुकेशन में बात करें तो देखो, एजुकेशन में आपने देखो बनाना आना चाहिए आपको, है क्या, महिला है और महिला के ऊपर आप सीधा सीधा आप क्या बना सकते हैं, एक किंग वाला, और यहां पर ई लिख सकते हैं, एजुकेशन मतलब है डिग्री वाला जो वो होता है, वो सिंबल बना सकते हैं। अब हेल्थ को लेकर के क्या है, अब हेल्थ के लिए आप बड़े आराम से दिल बना सकते हैं, और ये इस तरह से आप लीवर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई चित्र है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, मुझे लगता है कि इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन देंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब वायलेंस है, अब वायलेंस का ये चित्र है, जैसे ये ऐसे बनाया, इस तरह से ये है, ये सांकेतिक रूप से इसे वायलेंस का माना जाता है, तो ये चित्र हो गया। अब सपोर्टिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में है, सपोर्टिंग वुमेन इन वॉर एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। अब यहां पर इंटरनेशनल सिंबल्स हैं, क्या है, इंटरनेशनल सिंबल्स हैं। तो जब आप इस दृष्टि से आप चित्र बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप औरों से बेहतर नंबर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी देखें, जैसे इंपावरिंग वुमेन फॉर बेटर फ्यूचर के लिए है। अब बेटर फ्यूचर के लिए आप देखो है, क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं हम, तो ये टॉपिक आपके लिए हो सकता है। अब क्लाइमेट है तो आप पृथ्वी का बनाइए, थोड़ा सा इसमें नक्शा बना दीजिए, पानी दिखा दीजिए, और क्लाइमेट के लिए, ठीक है। अब है वुमेन्स रोल इन द पीस। अब पीस में क्या है, आपने एक लड़की का चित्र बनाया, ठीक है, और यहां पर ध्यान रखना प्लस का चिन्ह बना दिया, है ना, हेल्थ के लिए आता था, ठीक है। तो ये जो इक्वल डिसीजन पावर है, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर में बात करें तो यहां पर आप लड़का और लड़की का चिन्ह बनाए और बराबर दिखा दिया। इस तरह से जब आप लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा आपका उत्तर माना जाएगा, उत्तर समझा भी जाएगा। इसकी जो पीडीएफ है नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, और मेरा मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्स भी चल रहा है, ठीक है। अभी तो मैं 5 पे ही हूं अभी, ठीक है। जल्दी में और कभी टेस्ट सीरीज ले लूंगा, अभी केवल टेस्ट सीरीज है और वैल्यू एडिशन मटेरियल के लिए है आपके लिए, तो आप चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं, और नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है ही, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ वहीं से मिल जाएगी आपको। अब देखो, अब आया महत्वपूर्ण डेटा। इस डेटा को आपको समझना बहुत जरूरी है। फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो ये कितना है, 2.07 करोड़, यानी 2021 और 22 का डेटा है। अभी सरकार ने भी ये डेटा 6 मार्च को जारी किया है, 6 मार्च को ये पूरा सरकार ने जारी किया है 8 मार्च से पहले 2 दिन, मतलब 6 तारीख को। तो ये डेटा ऑथेंटिक डेटा है। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये देख सकते हैं। टोटल नंबर बात करें तो 4.33 करोड़ है, और 50% में क्या है, 2.07 करोड़, यानी 2021 और 22 में ये महिलाओं का आंकड़ा था। अब भारत सरकार ने क्या क्या पहल की है ये आप जानते ही हैं, ये आप लिखेंगे ही। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल सभी बच्चों की पहुंच में हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बाल लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। समग्र शिक्षा अभियान क्या है, स्कूल के बुनियादी ढांचे और बालिका अनुकूल सुविधाओं को समर्थन देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर ले, शिक्षा में लैंगिक समानता और समावेशन को प्राथमिकता देती है। ये जो पॉइंट आप लिखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव आंसर माना जाएगा। अब समग्र उसको भी देखा जाए तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी लड़कियों के लिए है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी का भी आप जो कस्तूरबा जो विद्यालय है उनका भी जिक्र कर सकते हैं। अब यहां पर जो डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 और 18 में महिला सकल नामांकन अनुपात, ये देखिए इस तरह से, ये पुरुष से क्या है आगे निकल गया है। कौन सा,
सकल महिला सकल नामांकन अनुपात की बात करें। अब बात करें यहां पर उच्च शिक्षा में, तो उच्च शिक्षा में महिलाओं का जो नामांकन है वो 2.07 करोड़ है 2021 और 22 में, और कुल संख्या कितनी है 4.33, और लगभग ये कितना 50% है। तो आप इसे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये प्रगतिशील दर की ओर, प्रगतिशील अनुपात की ओर ये बढ़ रहा है। महिला और पुरुषों में अगर पुरुष संकायों की बात कर लें, टीचर की बात कर लें, तो वहां पर भी 2015-16 में 2014-15 में हमारा जो रेशियो था वो 63 था, और अब कितना हो गया 2021 और 22 में 77 है। अब इसी को हम डायग्राम सॉरी उसमें देख लें, नक्शे में या ग्राफ के रूप में, सॉरी, मेल फीमेल फैकल्टी रेशियो बात करें, द नंबर ऑफ फीमेल पर 100 मेल फैकल्टी के रूप में, तो 2014 और 15 में ये 63 था, और 2021 और 22 में कितना हो गया 77 हो गया है। तो ये इस तरह से आप दिखाई दे रहे हैं। ये मैं इसलिए बड़ा सा दिया कि आपने ये तो ग्राफ बनाया, लेकिन सब लिखने से काम नहीं होगा। अगर बढ़ रहा है तो इस तरह से आपने क्या हुआ, ये क्या बनाया, ये चित्र बना दिया, तो ये प्रोग्रेस का चित्र हो गया। तो ये डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको टॉपर्स की ओर ले जाता है, अन्य छात्रों से आपको अलग कर देता है। ये वीडियो निश्चित रूप से आपको फायदेमंद होगा, लेकिन अगर आप इसकी गंभीरता को समझेंगे तो। अगर आप लफारे टाइप में होते नहीं है कि यूट्यूब पे बकवास बात करना, चुटकुले सुनाना, मनोरंजन करना, तो भाई ये और भी है, कहीं भी आप जा सकते हो, मेरे से कोई मतलब नहीं है, चाहे मेरा वीडियो चले या ना चले, मैटर आपको मिले या ना मिले, कोई मतलब नहीं है। मैं केवल पढ़ाई और पर आधारित, लक्ष्य आधारित और परिणाम आधारित डेटा पर, पढ़ाई सिस्टम पर विश्वास करता हूं। ठीक है, बात करें वुमेन्स इन स्टेम। आप देखो स्टेम मतलब है साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग और आपका क्या है मैथमेटिक्स है। इस योजना के बारे में अच्छी तरह से इस बार कर लीजिएगा, मुझे लगता है इस साल आ सकती है ये। ठीक है, अब इसमें हमारी महिलाओं की भागीदारी की बात कर लेते हैं, तो देखिए 42.5% है। ठीक है, और डेटा की बात करें तो 41.9 लाख है टोटल स्टेम इनरोलमेंट, इतना हुआ है। थ्योरी की देख ले कुल स्टेम नामांकन में 42.57%। ठीक है, स्टेम पहले जानते हो, एस से आपका क्या है, टी से क्या है, ई से क्या है, एम से क्या है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है। विज्ञान ज्योति कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देती है। ठीक है, ओवरसीज फेलोशिप योजना भी है जो वैश्विक अनुसंधान अवसरों में महिला वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करती है। अब इन डेटा को, इन चीजों को लिखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है ना, स्वयं प्रभा ऑनलाइन स्वयं भी है ना, शिक्षा तक क्या कहती है पहुंच सुनिश्चित करते हैं। स्टेम क्षेत्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। अब ये डेटा आपके लिए, चूंकि सरकार ने डेटा जारी किया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही क्या है, कौशल विकास पहल के अंतर्गत कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं को व्यवसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अब महिला प्रौद्योगिकी पार्क की बात कर लेते हैं, ये प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के केंद्र के रूप में भी ये कार्य करते हैं। तो ये वुमेन इन द स्टेम के साथ साथ आप इन तथ्यों को रखेंगे, मुझे लगता है कि ज्यादा आप अंक पा सकते हैं। साथ ही ये डेटा का आप जरूरी थोड़ी इसी में स्टेम आए तभी करें, कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से अगर आप चर्चा ना करें, इन आंकड़ों को अपने नोट्स का हिस्सा न बनाएं, तो निश्चित रूप से आप कमजोर माने जाएंगे और एक कमी मानी भी जाएगी। महिलाओं की भलाई में सुधार लाने और लिंग आधारित स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नगद प्रोत्साहन प्रदान करती है, और जनवरी 2025 तक 3.81 करोड़ महिलाओं को 17,362 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। अब ये डेटा और ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इंप्रूव्ड जो मैटरनल जो हेल्थ है उसका ये आपका डेटा दे रखा हुआ है। ठीक है, अब मातृ मृत्यु दर की बात करें तो ये 2014 और 16 में 130 थी, अब ये घटकर कितनी हो गई है 97 हो गई है 2018 और 20 तक में। ठीक है, कहां पर ये डेटा है हाँ ये है ना, ये वाला ये रहा। ठीक है, ये 2016 और 14 में कितना 130 है। अब ये देखो निशान कैसे बनाया, यानी जो माता की जो मृत्यु है
वो अब कम हो रही है तो ये नीचे आएगा, ये अच्छा डेटा माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है ना, तो इसको देख रहे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 43 से घटकर कितनी हो गई है, 32 हो गई है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बाकी थ्योरी आप देख लीजिए। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.4 से, यानी 71.4 ये कब तक थी, ये 2016 और 20 में का ये आंकड़ा है, ठीक है। और 2031 और 36 तक इसे 74.7 वर्ष तक पहुंचाने की भी उम्मीद है। पोषण और स्वच्छता की हम बात कर लेते हैं तो जल जीवन मिशन ने 15.4 करोड़ घरों को पीने योग्य जल का पानी। अब ये जल जीवन मिशन तो आपका पेपर 3rd में भी है, आपका 1st में भी यूज हो सकता है, और यूपी का जो आंकड़ा है, यूपी के जो है 5 और 6 दोनों में यूज हो सकता है। 5 में तो उसका टॉपिक ही जल जीवन मिशन में, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.8 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है, ये डेटा आपको इंपोर्टेंट हो जाएगा। पोषण अभियान की बात करें तो मातृ एवं शिशु पोषण के कार्यक्रमों को मजबूत करता है। उज्ज्वला योजना के लिए 10.3 करोड़ से अधिक स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। तो ये जो डेटा है ये आप अपने की पॉइंट बना करके नोट कर लीजिएगा। 2 पॉइंट है, बाकी ये तो मैं थ्योरिकल के साथ बता दिया है। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें टू द पॉइंट है, जो टू द पॉइंट वाला आंकड़ा भी था, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आ जाएगा। अब बात कर लें आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की। ये हेडिंग ही अपने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास एक बहुत चालक होता है। सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। अब उसमें प्रमुख घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी, अब ये जो डेटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 84% 2015 में से बढ़कर के 2020 में कितनी हो गई है, 88.70% हो गई है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। अब ये लोन जो लिमिट है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, क्या हुई है, और इंक्रीज हुई है, और महिलाओं की इसमें मुद्रा लोन में जो भागीदारी है वो पुरुषों से ज्यादा है। आगे हम देखें तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन, और तो पहले देख चुके थे थ्योरी, अब देख लेते हैं। वित्तीय समावेशन में देखें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये 30.46 करोड़ से अधिक खाते, यानी 55% महिलाओं के खोले गए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक के 84% ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। मुद्रा योजना में 69% सूक्ष्म ऋण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को दिए गए हैं। NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह, तो देखो 9 मिलियन स्वयं सहायता समूह है और उसमें 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अब बताओ वित्तीय समावेशन के लिए ये आंकड़ा आपको एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करेगा क्या? आपके जो कॉपी है उसको अलग सुशोभित नहीं करेगा? समझने की आवश्यकता है। अब बैंक सखी मॉडल की बात करें 2020 में ये 6,094 महिला बैंकिंग सम्मानदाताओं ने $40 मिलियन मूल्य के लेन देन संसाधित किए हैं। कितना महत्वपूर्ण डेटा है। अब देखिए रोजगार और नेतृत्व की बात कर लेते हैं, इसमें महिलाओं से संबंधित क्या आंकड़े हैं। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जैसे एनडीए प्रवेश है, लड़ाकू भूमिका है और सैनिक स्कूल है ना, इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बड़ी है। नागरिक विमान की बात करें तो भारत में 15% है और ओवरऑल और विश्व में देखें तो ये 5% है, तो हम 3 गुना ज्यादा है विश्व के औसत से। कामकाजी महिला छात्रावास जिसे हम सखी निवास कहते हैं, तो 523 छात्रावासों में 26,306 महिलाएं लाभान्वित होंगी। स्टार्टअप में महिला उद्यमी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 10% धनराशि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित की गई है। अब ये जो डेटा है आप बार बार लिखिए, समझिए, अपने जो आंसर में प्रयोग कीजिएगा, फिर देखिए बड़ा मजा आ जाएगा। अच्छा लिखा जाता है तो उसका तेवर ही अलग हो जाता है। अब डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण आज डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण के बिना अधूरा ही माना जाएगा। डिजिटल युग में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार विभिन्न पहलों में माध्यम से महिलाओं और डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनाने में सक्रिय रही है। अब डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत देखें तो पीएमजी दिशा यानी प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, तो 60 मिलियन ग्रामीण नागरिकों को
डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित किया गया है। सामान्य सेवा केंद्र करें सीएससी की तो 67,000 महिला उद्यमी डिजिटल सेवा में केंद्र चला रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो डिजिटल समाधानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा की सुलभता को बढ़ाया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्प केंद्र की बात करें तो 35 राज्यों यानी दोनों केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर के 742 जिलों में कार्यरत डिजिटल बैंकिंग और आधार से जुड़ी सेवाएं महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। सरकारी ई बाजार महिला उद्यमिता और ऑनलाइन व्यापार को प्रोत्साहित भी करता है। तो ये जो डेटा है आप नोट करते रहिएगा, पीडीएफ मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम ग्रुप से आपकी मिल जाएगी। अब सुरक्षा और संरक्षण की बात कर लेते हैं। तो सुरक्षा और संरक्षण में देखें तो कानूनी ढांचे की हम बात करें, यहां पर हम देखें कानून के द्वारा हमने विधायी कार्यों के द्वारा महिला को सुरक्षा दी है। अब इसमें हमने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018, ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में, पॉक्सो अधिनियम 2012 में, 3 तलाक पर प्रतिबंध है 2019 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया ही था, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में, है ना। अब ये देखो क्या है, ये मैं डिटेल दे रखा हुआ है। पॉक्सो अधिनियम क्या है, बाल दुर्व्यवहार के विरुद्ध कानून को मजबूत किया गया है। 3 तलाक पर क्या है, तत्काल तलाक प्रथाओं को अपराध घोषित किया गया है। दहेज निषेध अधिनियम दहेज से संबंधित अपराधों को दंडित करता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 नाबालिगों को जबरन विवाह से बचाता है, ठीक है। बात करें निर्भया फंड परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको डेटा को तो कहीं ना कहीं उपयोग करिए। वन स्टॉप सेंटर 802 केंद्र क्रियाशील है जो 1 मिलियन से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली की अगर बात करें यानी 112 38.34 करोड़ कॉलों का निपटान इसमें किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है ये। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं, तो 750 क्रियाशील न्यायालय हैं जिनमें 408 विशेष रूप से पॉक्सो मामलों के लिए ही बनाए गए हैं। साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 और डिजिटल सुरक्षा के लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। सूचित शहर परियोजनाओं की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 शहरों में कार्यान्वित की गई है। पुलिस स्टेशनों में की बात करें तो 14,658 महिला सहायता हेल्प डेस्क में 13,743 की जो प्रमुख हैं वो क्या है, महिलाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है आप अच्छी तरह से करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। अब देख लेते हैं संस्थागत और विधायी सुधार की बात कर लेते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 लैंगिक न्याय के प्रावधानों को मजबूत करता है। यौन अपराधों और तस्करी के लिए सजा बढ़ाई गई है। गवाह संरक्षण और डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता में सुधार हुआ है। अब देखो चुनिंदा बलों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नारी अदालत की बात करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा। यह असम में और जम्मू कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार ने इसको शुरू किया है। अब जैसे ये सफल हो जाएगा तो इसे अन्य क्षेत्रों में लागू कर दिया जाएगा। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी सुविधा खुदरा श्रृंखला न्यू शॉप के साथ क्या किया है, साझेदारी की है। साथ ही खुदरा क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए एम्पावर ब्रिज लॉन्च किया है। एम्पावर ब्रिज महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को खुदरा प्रबंधन, डिजिटल क्षेत्र, वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय विकास को समाहित करते हुए अनुभव प्रदान करने और व्यापक प्रशिक्षण में मदद करेगा। मैंने इसमें दोनों डेटा प्रयोग किया हुआ है। डेटा के साथ में शब्दावलियां भी दी हैं जिनका आप प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आप अर्थ इकोनॉमिक्स में आप डालेंगे तो आर्थिक शब्दावलियां यूज होना चाहिए। समाज सेवा में डालेंगे या समाज से संबंधित है तो सामाजिक शब्दावलियां यूज होना चाहिए। और यही बच्चे गलती कर देते हैं। जिस विषय का टॉपिक है कोशिश करना चाहिए कि वो शब्दावलियां वहीं यूज हो। ये आज का डेटा था और इसमें मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा। इसमें यूपी का डेटा होगा और अन्य जो छोटे मोटे डेटा होंगे जो बहुत जरूरी रहते हैं, ठीक है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वीडियो नंबर 2 होगा जो कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2024 की है। जीएस पेपर 5 और 6 के लिए मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी हुई है। अगर आपको चाहिए टेस्ट सीरीज वगैरह है तो मैं डेली टेस्ट 5 के प्रश्न देता ही देता हूँ, वो आप लिख के दे सकते हैं। और एक फुल टेस्ट है, बाकायदा पूरा अच्छी तरह से चेक भी किया जाता है और आपको गाइडेंस दिया जाता है।
आपके मटेरियल को वैल्यू एडिशन जोन में डाला जाता है और कोशिश की जाती है कि आप अच्छे से अच्छा प्रश्न लिखें, डेटा का अच्छा रिप्रेजेंटेशन दें। तो अगर आप चाहते हैं तो 8604987816 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिख देंगे यूपीपीसीएस मेंस पेपर जो आपको 5 चाहिए या 6 चाहिए, जैसा आप लिख देंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर 5 का लिंक दे रखा है, वहां से उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 तारीख को पेपर 6 भी लॉन्च हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस आशा के साथ कि आप इस डेटा का प्रयोग अपने उत्तर में करेंगे, अपने कैरियर को नया आयाम देंगे और 2024 में एसडीएम जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पा करके अपने आप को सफल बनाएंगे, अपने परिवार की खुशियों को एक नया आयाम देंगे। धन्यवाद।